हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय की ओर पर। तो आज अपने पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो आज अपने देखेंगे कि भी उत्तर प्रदेश की क्या खगोलीय संरचना है और क्या भौगोलिक स्थिति है। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सीमांत राज्य है, ये हमें सबको पता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है, ठीक है ना। उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी जुड़ी थीं, ये बात भी आपको याद रखनी है। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विंध्य श्रेणियाँ और पूर्व में गंडक नदी स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं इसकी अब स्थिति के बारे में, ठीक है ना, यानी खगोलीय संरचना और भौगोलिक कंडीशंस के बारे में। तो अब स्थिति में अगर इसकी बात करें उत्तर प्रदेश की, तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ये बात आपको याद रखना है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत ही पूरी की पूरी जो भारत की भूमि है वो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की सेना द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ये 2352 से 3128 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 52 से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 23 52 31 28, ये वैल्यू आपको याद रख लेनी है। 23 52 31 28, 23 52 31 28, ठीक है ना। और ये उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री 36 मिनट है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब बात करें देशांतरी विस्तार की, तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आप इसे याद करने के लिए इस तरह से याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 3 से 84 3 है, ठीक है ना। 77 3 84 3, 77 3 84 3। इसी तरह से अक्षांशीय विस्तार कितना था, 23 52 31 28। ये वैल्यू हैं, नंबर्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं। देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये भी लगभग अक्षांशीय विस्तार के ही बराबर है, 7 डिग्री 09 मिनट, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई हैं, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और 8 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और 8 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश को सीमा को अगर स्पर्श करने वाले राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड है। इसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, ये बात भी आप याद रखोगे। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ये बात आपको याद रखनी है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती हैं और उत्तर प्रदेश के 2 जिले इससे सीमा साझा करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड से लगी हुई है। प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की, और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से यूपी के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, जरा इसे एक मैप के जरिए देख ले रहे हैं और मैं आपको इसको मैप के जरिए दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ये है अपने पूरे प्यारे उत्तर प्रदेश का नक्शा, ठीक है, ये रहा अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश। अब इसका मैप आप देख लो सही तरीके से और एक बड़ा सा मैप अपने कमरे में रख लेना ताकि आप इसके सब जिलों को सही तरीके से देख पाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की
जो जिलों की संख्या है या फिर बॉर्डर के ज़िले हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मैप की, तो आपने उत्तर प्रदेश देख ही लिया। अब इसके जो सीमा के ज़िले हैं, जिन राज्यों से अपने उत्तर प्रदेश के ज़िले लगते हैं, वो ज़िले पूछे जाते हैं कि बिहार से कितने ज़िले लगते हैं, नेपाल से कितने ज़िले लगते हैं, या फिर उत्तराखंड से कितने ज़िले लगते हैं। तो ये संख्या आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, जैसे ये अपना मैप हो गया उत्तर प्रदेश, तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है ये पूरब है। सबसे पहले याद रखनी है कि अगर कोई मैप पढ़ते हैं तो उसके पूरब में क्या होता है, मतलब उसका पूरब होता है इस साइड में, ठीक है ना। ये पूरब है, इधर पश्चिम होता है, और ऊपर के लिए उत्तर होता है और नीचे के लिए दक्षिण होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। तो अगर हमसे पूछे कि भी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बता दो, तो हम बताएंगे सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है। ये हो गया सबसे पूर्वी पॉइंट उत्तर प्रदेश का, जिसे बोलेंगे बलिया। अगर बात करें सबसे दक्षिणी बिंदु की या सबसे दक्षिणी जिला की, तो सबसे दक्षिणी जिला आता है अपना ये वाला सोनभद्र, ठीक है। ये मैप में है सबसे नीचे सोनभद्र। तो ये हो गया सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे दक्षिणी जिला क्या हो गया, सोनभद्र। अब बात करें सबसे पश्चिमी जिला की, तो सबसे पश्चिमी जिला जो आएगा वो आएगा शामली, ठीक है ना। ये दे रखा है शामली, छोटा सा जिला है शामली, सहारनपुर से नीचे, ठीक है ना। और अगर सबसे उत्तरी की बात करें तो सबसे उत्तरी में हो जाएगा ये अपना सहारनपुर, ठीक है ना। तो ये जिलों को आप याद रखना है। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है और हरियाणा से लगती है और उत्तराखंड से लगती है, ठीक है। इधर जो जिला है शामली है, जिसकी सीमा हरियाणा से लगती है, ठीक है। तो पश्चिमी जिला शामली और पूर्वी जिला बलिया। बलिया की सीमा केवल बिहार से लगती है, ठीक है ना। और सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है ऊपर, हरियाणा से लगती है और उत्तराखंड से लगती है। बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र जो दक्षिणी जिला है अपना सबसे, इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, ये बात याद रखनी है। यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। देखो इस साइड में बिहार आ जाएगा, ये बिहार हो गया। नीचे की अगर बात करें तो इस साइड में झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, और फिर इधर को एमपी वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक बात ललितपुर को याद रखनी है कि ललितपुर अपना ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसे तीन ओर से मध्य प्रदेश ने घेर रखा है, ठीक है ना। ये बात भी याद रखनी है। अब इनकी जिलों की संख्या की बात कर ले रहे हैं। तो बिहार से जो जिलों की संख्या लगती है वो कितनी लगती है, 7 लगती है, ठीक है ना। बिहार से कितने जिले लगते हैं, 7। देखिए ये वाले बिहार से कितने जिले लगते हैं, 7। इसी तरह से अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल से भी कितने जिले लगते हैं, नेपाल से भी 7 जिले लगते हैं, यानी। और बात करें अगर उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से भी 7 जिलों की सीमा लगती है। देखिए ये भी कितने हो जाएंगे, उत्तराखंड से भी लगने वाले जिले 7, यानी उत्तराखंड से भी 7 हैं, नेपाल से भी 7 हैं और बिहार से भी 7 हैं। तो ये सबसे पहले आप 7-7 याद कर लो, ठीक है। 7-7 जिले, यानी उत्तराखंड वाले कितने हैं, 7, नेपाल वाले कितने हैं, 7, और ये बिहार वाले कितने हैं, 7 जिले, ठीक है ना। तो नेपाल से ज़्यादा चांस रहता है पेपर में पूछने का। तो सबसे पहले नेपाल वाले ही याद करते हैं, ठीक है ना। तो नेपाल के जो 7 जिले हैं, मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको एक लाइन बता दे रहा हूँ, आपको वो लाइन याद रखनी है, जिससे आप कभी भी नेपाल की सीमा से जो लगे हुए ज़िले होंगे आप उन्हें नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो नेपाल से 7 जिले लगते हैं। अब इनकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है पीली खीर बहरी बस्ती में बलपूर्वक सिद्धार्थ महाराज को खिलाई गई, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। देखो मैंने क्या बताया, पीली खीर, तो पीली से बन जाएगा पीलीभीत और खीर से बन जाएगा लखीमपुर खीरी। तो पीली खीर हो गया, ठीक है ना। बहरी बस्ती में, तो बहरी से हो जाएगा बहराइच और बस्ती हो जाएगा श्रावस्ती। तो बहरी बस्ती में बलपूर्वक, तो बल से बन जाएगा बलरामपुर, और सिद्धार्थ महाराज, तो सिद्धार्थ से बन जाएगा सिद्धार्थनगर और महाराज से बन जाएगा महाराजगंज। तो आप याद रखोगे कि नेपाल से लगे हुए 7 जिले कौन से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो एक बात क्या याद रखनी थी जो मैंने बताई थी, पीली खीर बहरी बस्ती में बलपूर्वक सिद्धार्थ महाराज को खिलाई गई। ये बात आपको याद हो गई होगी, ठीक है ना। और इसी के साथ ये 7 के 7 जिले आप कभी ना भूल पाओगे। और क्रम से एक याद रखना है, ये क्रम है एक ऑर्डर जो इधर से आएगा, पीलीभीत खीरी, ठीक है, बहराइच,
ये श्रावस्ती, फिर बलरामपुर और फिर सिद्धार्थ नगर, फिर महाराजगंज। तो इसका मतलब है कि पश्चिम से उत्तर को अगर लगाने को आ जाएं ये जिले, तो आप इसने आराम से लगा सकते हो। क्या याद रखना है? पीली खीर बहरी बस्ती में बलपूर्वक सिद्धार्थ महाराज को खिलाई गई। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद हो गई होगी। अब चलते हैं बिहार के जिलों को याद करते हैं। बिहार की सीमा से लगे हुए 7 जिले जो हैं, ठीक है ना। तो बिहार की सीमा से लगे हुए जिले कितने? 7। सबसे उत्तरी जो जिला है वो महाराजगंज है और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ठीक है ना। उत्तरी और दक्षिणी याद रखना है। अब इसके बाद में याद कैसे करें कि भाई 7 जिले हमें याद हो जाएं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 7 के 7 जिलों के लिए मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ याद करने का, जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसे कैसे याद रखोगे? ये याद रखना है महाखुशी मिलती है, ठीक है ना। महाखुशी, तो महा से हो जाएगा महाराजगंज, खुशी से हो जाएगा खुशीनगर। महाखुशी मिलती है देवों के बगीचे में, ठीक है ना। क्या शब्द याद रखना है? महाखुशी मिलती है देवों के बगीचे में। क्यों? क्योंकि बगीचा सोने का बना हुआ है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, महाखुशी, तो महाराजगंज हो जाएगा महा से, खुशी से हो जाएगा खुशीनगर, देवों से हो जाएगा देवरिया, और बगीचे में आपको याद रखना है 3 जिले आएंगे, बा से बलिया, गा से गाजीपुर और चा से चंदौली। बा से बलिया, गा से गाजीपुर, चा से चंदौली, यानी बगीचा। तो बगीचे में, और बगीचा कैसा है? सोने का, तो ये सोना लास्ट में याद हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है ना। यानी महाखुशी मिलती है देवों के बगीचे में। क्यों मिलती है? क्योंकि बगीचा सोने का बना हुआ है। तो महाराजगंज, खुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये जिले वो हैं जो बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं झारखंड से। तो देखो, झारखंड से भी एक जिले की सीमा लगती है, सोनभद्र, आप कभी ना भूलोगे, हमेशा याद रहता है। तो छत्तीसगढ़ से भी एक जिले की सीमा लगती है, वो है आपका सोनभद्र, ये भी आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं इसके बाद में, नेपाल हो गया अपना, बिहार हो गया, और झारखंड छत्तीसगढ़ हो गए। तो इसके बाद में अपने देखते हैं अब उत्तराखंड वाले ज़िले, ठीक है ना। उत्तराखंड की सीमा से लगे 7 जिले। तो ये ज़िले कितने हैं? 7 हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, उत्तराखंड की सीमावर्ती जिलों की संख्या 7। सबसे ऊपर सहारनपुर है, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पश्चिम में सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर आएगा, फिर बिजनौर आएगा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो इन 7 जिलों को कैसे याद रखना है? इन 7 जिलों को क्रम से याद रखना है, साम बी मुराब पी। इनका पहला पहला जो लेटर है, जो अक्षर है, वो ले लिया है मैंने। तो कैसे आप याद करोगे? साम बी मुराब पी, ठीक है ना। सा से सहारनपुर, मुँह से माँ से हो जाएगा मुजफ्फरनगर, बी से हो जाएगा बिजनौर, यानी साम बी, ठीक है ना। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। और फिर क्या? मुराब पी, यानी मुँह से मुरादाबाद, रा से रामपुर, बा से बरेली और पी से पीलीभीत, ठीक है ना। मुराब पी। और वैसे भी आपको पता है कि सबसे पहले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के बाद में बिजनौर आता है, और बिजनौर के बाद में सीधा मुरादाबाद, और मुरादाबाद से रामपुर, और रामपुर से बरेली, और बरेली से फिर सीधे पीलीभीत को निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर भी आपको याद हो जाएगा आराम से। और बात करें सहारनपुर से, तो देखो सहारनपुर जो ज़िला है वो हिमाचल प्रदेश से लगता है। तो हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही ज़िला लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर एकमात्र ज़िला लगता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से अब देखते हैं अपने दिल्ली से लगे हुए। तो जो अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, अपने उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं राष्ट्रीय राजधानी से, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा, एक तो गौतम बुद्ध नगर है और एक गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये याद रखना है। इनकी सीमा दिल्ली से लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अब बात करते हैं हरियाणा से सटे हुए 6 जिलों की, ठीक है ना। हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं? हरियाणा से लगते हैं 6 जिले, ठीक है। ये 6 जिले भी आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे ऊपर आएगा सहारनपुर, फिर आएगा शामली, फिर बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और फिर मथुरा, ठीक है ना। याद कैसे रखना है? तो याद रखना है, एक लाइन याद रखनी है आपको, सास का बाग आम का, ठीक है। क्या याद रखोगे आप? सास का बाग आम का। तो सास से सहारनपुर, सास से शामली, तो सास हो गया, बा से बागपत हो जाएगा और गा से गौतम बुद्ध नगर, तो बाग। और किसका है बाग? आम का। तो आ से अलीगढ़ और माँ से मथुरा हो जाएगा। तो आराम से आप इस ट्रिक के जरिए हरियाणा के सभी जिलों को याद कर लोगे। सास का बाग आम का, ठीक है ना। तो हरियाणा से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 6, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। और क्या याद रखना है? ट्रिक या एक ही ट्रिक है, सास का बाग आम का, ठीक है। अब आ जाते हैं राजस्थान से।
तो राजस्थान से कितने जिलों की सीमा लगती है? तो राजस्थान से सीमा लगती है 2 जिलों की, और ये आसान है याद करना, मथुरा और आगरा। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले लगते हैं। ठीक है ना। अब देखो इनकी संख्या याद रखनी है, इतने 11 जिले हैं, आपसे शायद एक साथ में ना पूछ पाएगा पेपर वाला, क्योंकि पेपर में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कम जिलों की संख्या होती है। लेकिन अगर मान लो आपको क्रम लगाने के लिए आ ही जाए, कभी 4 जिले दे दे मध्य प्रदेश की, ने क्रम से लगाओ भाई, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो आप कैसे लगाओगे? तो इन्हें आप थोड़ी, एक मैं लाइन बता दे रहा हूँ, आप उसे याद रख लेना है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों को कैसे याद रखना है? तो इन्हें याद रखेंगे हम एक ट्रिक के जरिए, और वो ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है ना। और वो ट्रिक क्या है? आइजा लल्ला झांसे में। ठीक है ना। क्या याद रखनी है आपको? आइजा लल्ला झांसे में विचित्र प्रेम कहानी सुनाएंगे। ठीक है ना। आइजा लल्ला झांसे में विचित्र प्रेम कहानी सुनाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो अब मैं आपको एक ही जिला बता दे रहा हूँ कैसे कैसे याद रखना है। जैसे आइजा अगर शब्द की बात करें तो आ से हो जाएगा, एक एक इनका शुरुआती जो अक्षर है वो ले लो। आ से हो जाएगा आगरा, ई से इटावा और जा से जालौन, तो ये बन गया आइजा। लल्ला से हो जाएगा ललितपुर, और झांसे में तो झांसे, जहाँ से हो जाएगा झांसी, झांसे की मतलब झांसी हो जाएगा, और मैं से हो जाएगा महोबा। तो ये 6 जिले हो गए अपने, आइजा लल्ला झांसी में। ठीक है ना। फिर क्या याद रखना है? विचित्र प्रेम, तो बा से हो जाएगा बांदा, और चित्र से चित्रकूट, और प्र से प्रयागराज, यानी विचित्र प्रेम। प्रे से क्या हो जाएगा? प्रयागराज, और माँ से हो जाएगा मिर्ज़ापुर। विचित्र प्रेम कहानी सुनाएंगे, और सुनाएंगे से क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। तो आराम से याद कर लोगे, आइजा लल्ला झांसे में विचित्र प्रेम कहानी सुनाएंगे। ठीक है ना। बस ये इतनी बात याद रखनी है, तो मध्य प्रदेश के भी 11 जिले आपको याद हो जाएंगे। तो ये रहा अपने उत्तर प्रदेश के जो सीमा के ज़िले हैं, या फिर सीमा के ज़िलों से जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। इन्हें आपको किसी भी ट्रिक या किसी अपनी आप कोई ट्रिक बना सकते हो, या फिर जो मैंने ट्रिक बताई हैं आप उनके ज़रिए आप इन्हें याद कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रश्न यहाँ से ज़रूर आते हैं। अब अपने पूरा का पूरा मैप पढ़ लिया है, लेकिन अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं किससे लगी हुई है? हरियाणा से, राजस्थान से, तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ठीक है। इससे पश्चिमी सीमाएं लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करती है, और उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त जिले की सीमा हरियाणा और उत्तराखंड से भी लगती है। यानी सहारनपुर की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सहारनपुर की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो याद रखना है 3, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, कौन सा है? सोनभद्र। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है? नेपाल है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के 7 जिले पूरब से पश्चिम की ओर क्रमशः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। ये बात आपको याद हो गई होगी। प्रदेश के सबसे कम जिलों यानी एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। हाँ, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है जरूरी, क्योंकि ललितपुर से क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करती है, तो वो अपना आंसर कौन सा होता है? ललितपुर। तो ललितपुर को स्पेशली याद रखना है। इसकी सीमा एकमात्र जिला किससे लगती है? झांसी से लगती है, और इसे मध्य प्रदेश ने 3 तरफ से घेर रखा है। ठीक है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर बात करें देखो विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले, तो ये हमने एक बार देख लिया और आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर की सीमा लगती है। हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा यानी शासकाबाग, आमका। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, मथुरा, आगरा। मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? 11 जिले, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। ठीक है। क्या तरीका याद करा था आपने? आइजा लल्ला झांसी में विचित्र प्रेम कहानी सुनाएंगे। छत्तीसगढ़ से एक ही जिला है सोनभद्र, झारखंड से भी एक ही जिला है सोनभद्र, और बिहार से 7 जिले हैं। महाखुशी मिलती है देवों के बगीचे में, क्योंकि बगीचा सोने का बना हुआ है। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है।
उत्तराखंड, उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। उत्तराखंड से हमने क्या याद करा था? शामली, मोरहाबादी। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कितनी सीमा लगती हैं? तो 2 जिलों की, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये आपको ऐसे याद रहते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो उत्तर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि याद रखना है भारत के कुल क्षेत्रफल, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका कितना परसेंट है? तो ये याद रखना है 7.33% है। यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% ही है। ये बात आपको याद रखनी है। पूरब से पश्चिम जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान आता है? चौथा स्थान है। और ये बात आपको याद रखनी है कि पहले स्थान पर जो आता है राजस्थान आता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, इसमें दे भी रखे हैं भाई। पहले स्थान पर कौन आता है? राजस्थान आता है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया क्योंकि 9 नवंबर 2000 को ही क्या बना था? उत्तराखंड बना था अपने राज्य से कट के। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल, जो आज के टाइम पर उत्तराखंड के नाम से है, इस राज्य का निर्माण किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। यानी उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। और कितने जिले बनाए थे काट के उत्तर प्रदेश से? 13 पर्वतीय जिलों को काटकर बना दिया गया था उत्तराखंड। ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले याद रखने हैं। एक तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका? लखीमपुर खीरी का। और दूसरे नंबर पर किसका आता है? सोनभद्र का आता है। और तीसरे नंबर पर हरदोई आता है और चौथे नंबर पर सीतापुर आता है। यानी ये उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला याद रखना है लखीमपुर खीरी, और दूसरे नंबर पर सोनभद्र, और तीसरे नंबर पर हरदोई, और चौथे नंबर पर क्या है? सीतापुर है। ठीक है। अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िलों की बात करें तो ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है, 660 वर्ग किलोमीटर ही एरिया है। हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर ही है। हापुड़ के बाद में जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो भदोई का है, 1015 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। और तीसरे नंबर पर फिर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर शामली आता है। प्रदेश में सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया और शामली हैं। ये बात आपको पहले से याद है। प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले की बात करें तो सहारनपुर और सोनभद्र हैं। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक तो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। कुल क्षेत्रफल जो शामिल है वो याद रखना है 14,826 वर्ग किलोमीटर है, जो एनसीआर में आता है। अगर भौतिक विभाजन की बात करें तो उत्तराखंड के गठन से पहले राज्य के 3 भूभाग थे। ठीक है ना। अब पर्वतीय तो चला गया उत्तराखंड में, तो पर्वतीय भी था पहले, पर्वतीय क्षेत्र भी था, मैदानी क्षेत्र भी था, और दक्षिण का पठारी क्षेत्र हुआ करता था। परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 1 है भाबर एवं तराई का प्रदेश, और दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, और जो तीसरा आता है वो आता है दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है। भाबर एवं तराई प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे पहला जो भाग है अपने उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? भाबर और तराई प्रदेश। अब ये देखेंगे कि भाबर और तराई प्रदेश क्या होता है। तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूरब में देवरिया एवं कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। ठीक ना। भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भी कौन सा वो प्रदेश होता है जिसमें नदियाँ गायब हो जाती हैं, तो याद रखना है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र कैसा होता है? कंकड़ीला पथरीला क्षेत्र होता है जिसमें नदियाँ कंकड़ पत्थरों के नीचे से निकल कर जाती हैं। ठीक है ना। भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो भाबर क्षेत्र में कैसी मतलब आकृतियाँ बनती हैं? जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी।
भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है, ठीक है ना। इन क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में है। पश्चिम में यह क्षेत्र लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु पूर्व की ओर बढ़ने के साथ ये संकरा होता जाता है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। तो अब अपना कौन सा क्षेत्र आ गया है? दूसरा तराई क्षेत्र, ठीक है ना। भाबर क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कैसा होता है? दलदली होता है और नमी वाला क्षेत्र होता है, गाद मिट्टी वाला होता है, महीन अवसादों से निर्मित क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र वाला, ठीक है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था। इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जैसे जिलों के भाग आते थे, ठीक है ना। कुशीनगर जिलों के भाग आते थे। इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है, ठीक है ना, जिससे इसका काफ़ी भाग उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया है। अब यहाँ गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है, ठीक है ना। ये बात भी याद रखनी है कि जूट भी पैदा होता है। अगर बात करें प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है, राढ़ नाम से जाना जाता है। भाबर क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाएगी कांप या फिर जलोढ़ मृदा के द्वारा बना हुआ है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब अपने करते हैं गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का अध्ययन, ठीक है ना। गंगा यमुना का विस्तृत मैदान। गंगा यमुना का जो मैदान है वो 3 उपविभागों में बांटा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, ठीक है, गंगा का मध्य मैदान और गंगा का पूर्वी मैदान, ठीक है। तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान और गंगा का पूर्वी मैदान, ये हो गए गंगा यमुना के 3 उपविभाग। तो हम पढ़ते हैं गंगा यमुना के बारे में। तो गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विराजमान है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। नहीं, गंगा के अगर पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में मिलता है। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण कांप यानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। यानी गंगा यमुना का जो विस्तृत मैदान है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अभी नूतन एवं अति नूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिण का अगर पठारी प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दक्षिण का पठारी जो प्रदेश है उसका क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो आप याद रखना है दक्षिण पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 45,200 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है तथा इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना एवं गंगा नदी द्वारा निर्धारित है तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में कैन नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी तथा पाहुज नदियाँ इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, ठीक है ना, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा चंदौली जिले की चकिया तहसीलें आती हैं। इस पठारी क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, तथा कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई 450 मीटर तक भी है। मिर्जापुर, सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकार की पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। तो इन पहाड़ियों के नाम आपको जरूर याद रखना है, कैमूर और सोनाकार। पूछ सकता है पेपर में आपसे कि भाई
कैमूर पहाड़ियाँ और सोनाकर पहाड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है? या फिर उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का जो भाग पड़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना है, कैमूर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है या फिर सोनाकर के नाम से। तो बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों की निक्षेपित मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है ना। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा, रेगुर मृदा का विस्तार है। यानी बुंदेलखंड का एरिया कैसा है? काली मृदा का और रेगुर मृदा का विस्तार है, जो मालवा पठार का ही विस्तार है। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। बुंदेलखंड में चलास नामक घास पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। बुंदेलखंड में कौन सी घास पाई जाती है? चलास, जो पेपर में पूछी जाती है, चलास नामक घास। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं। ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन नदी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। बघेलखंड के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः सोनपुर एवं रामगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित है। दक्षिण पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। अगर बात करें दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल, तो उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन एवं टोंस हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियां छोटी होती हैं। यहाँ की मुख्य जो फसलें हैं वो ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति की। तो आपने उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो आपने पढ़ी होगी और समझी होगी सही तरीके से। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और इसी के साथ में आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।